नमस्कार। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के विषय में जानेंगे। इसके पहले हमने हिमालय के बारे में चर्चा की थी। आपने हिमालय का विस्तृत अध्ययन मेरे साथ किया। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के विषय में जानेंगे। मैंने प्रायद्वीपीय शब्द का यूज किया है। प्रायद्वीपीय अर्थात क्या? प्रायद्वीपीय अर्थात महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीनों ओर से पानी अर्थात समुद्र से घिरा हुआ है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। भारत में यह बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद सागर से घिरा हुआ है भारत का दक्षिणी हिस्सा। अतः इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत एक पठारी क्षेत्र है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रायद्वीपी मैंने बनाया हुआ है, यह एक पठारी क्षेत्र है। अर्थात जो जमीन है उससे थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, लेकिन ऊपर से समतल भाग है। जमीन से उठा हुआ लेकिन समतल भाग। तो प्रायद्वीपीय भारत एक पठारी क्षेत्र है, अर्थात पर्वत की तरह। इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं है, लेकिन यह चट्टान का उठा हुआ भूभाग है। इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है। यह जो भूखंड आप देख रहे हैं वह उठा हुआ भाग है। यह लगभग समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है और ऊपर से समतल है। अतः इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है। पठार में भी कुछ और उठे हुए भाग हैं, जिन्हें पठार में भी पठार कहा जाता है। मैंने कुछ क्षेत्र अभी इंकित किए। ये प्रायद्वीपीय भारत में भी उससे भी ऊपर उठे हुए भाग हैं, जो ऊपर से समतल हैं। अतः इनको पठारों में भी पठार कहा जाता है। जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य का पठार। आज जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, यह संपूर्ण भारत, यह पहले ऐसा नहीं था। केवल प्रायद्वीपीय भारत, जो आप ये वाला भारत देख रहे हैं, यही भारत पहले मूल भारत हुआ करता था। यही भारत पहले मूल भारत हुआ करता था, जो अफ्रीका से लगा हुआ था। अफ्रीका कहाँ है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में है, जहाँ से टूटकर भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा उत्तर पूर्व की तरफ समुद्र में आगे बढ़ा और अंकारा लैंड से टकराया, जिसके बाद आज जो वास्तविक भारत आप देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और जो समुद्र हुआ करता था, इसे पेंथालासा कहा जाता था। कुछ समय के अंतराल में इस पेंजिया का विखंडन हो गया। इस पेंजिया का विखंडन हो गया और यह दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में विखंडित हो गया। जो महाद्वीप ऊपर की तरफ गया, इसे अंकारा लैंड कहा गया, और जो महाद्वीप दक्षिण की तरफ था, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। समय के साथ ही इन महाद्वीपों में भी फिर से विखंडन हुआ और गोंडवाना लैंड के कई विखंडन हुए और ये समुद्र में बहकर अलग अलग दिशा में चले गए। जैसे इस गोंडवाना लैंड से एक हिस्सा पश्चिम की तरफ गया, जिसे आप जानते हैं इस समय पे दक्षिण अमेरिका के नाम से। दूसरा भाग अफ्रीका रहा,
तीसरा भाग ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ और इसी तरह अफ्रीका से भी टूट करके निर्माण हुआ भारत का। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में प्रवाहित हुआ, जो अंकारा लैंड से जाकर के टकराया। ऊपर अंकारा लैंड का भी विभाजन हो चुका था और जो बड़ा हिस्सा यहाँ पर था वह यूरेशिया कहलाता था, अर्थात यह प्रायद्वीपीय भारत जाकर यूरेशिया से टकराया। टकराने के क्रम में मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था हिमालय का निर्माण हुआ था। टिथिस सागर में जो अवसाद थे उन पर वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ था। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आइए प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत हिमालय से बहुत पुराना है, क्योंकि हिमालय का निर्माण तो प्रायद्वीपीय भारत के यूरेशिया से टकराने से हुआ है। अतः प्रायद्वीपीय भारत का जो ये हिस्सा है यह हिमालय से बहुत पुराना है। यह करोड़ों वर्षों में टिथिस सागर में जमा औषधि मलबे में दबाव बढ़ा और उसके वलन से हिमालय का निर्माण हुआ था। किंतु प्रायद्वीपीय भारत तो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था, अतः यह हिमालय के भी पहले था। अभी वर्तमान में भी हिमालय का निर्माण अभी जारी है, क्योंकि लगातार प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिससे टिथिस सागर में अभी भी वलन की क्रिया जारी है और यह ऊपर उठ रहा है। अतः हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। यही कारण है कि हिमालय पर लगातार भूकंप आते हैं, क्योंकि हिमालय की आंतरिक रूप से अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। यह अभी भी आंतरिक रूप से अस्थिर है, अतः इस पर अभी भी भूकंप आते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक रूप स्थिर हो चुका है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप देखने को नहीं मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का यह पठारी क्षेत्र उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत रेंज से तथा उत्तर पूर्वी हिस्से में राजमहल पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके साथ ही मेघालय में जो शिलांग पठार है वह भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। माना जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर राजमहल पहाड़ी का ही हिस्सा है यह शिलांग पठार। बीच का भाग यह अवतलित हो गया है, जिसे मालदा गैप कहा जाता है, क्योंकि कारण कुछ भी रहे हों, नदियों ने आकर के हो सकता है इन्हें काट दिया हो, इस कारण से बीच का भाग अवतलित हो गया हो, या भूकंप के झटके आए हों तो बीच का भाग अवतलित हो गया है। और शिलांग पठार प्रायद्वीपीय भारत से अभी अलग हमें दिखाई देता है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ प्रतीत होता है। यही कारण है कि उत्तर भारत में बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां इनके मुहाने उत्तर की तरफ हैं, अर्थात यह नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और यमुना और गंगा में जाकर मिल जाती हैं। जबकि सतपुड़ा पहाड़ी से दक्षिण का भाग जो है इसका ढाल पूर्व की तरफ है। सतपुड़ा पर्वत रेंज से दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि इन नदियों के प्रवाह पूर्व की तरफ है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में लाकर गिराती हैं। इसके साथ ही सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और सतपुड़ा ताप्ती भ्रंश घाटी है, जिनका ढाल पश्चिम की तरफ है।
यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वह पश्चिम की तरफ है और यह नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल खंभात की खाड़ी में लाकर गिराती हैं। इस ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी तक यह पश्चिमी घाट पर्वत विस्तृत हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत विस्तृत हैं, जबकि पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार महानदी के मुहाने से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार महानदी के मुहाने से नीलगिरी पर्वत तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट पर्वत यह बहुत ही कटा छटा है। पूर्वी घाट पर्वत अत्यधिक कटा छटा है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली नदियां इस पूर्वी घाट पर्वत से होकर के जाती हैं, जिसके कारण इनने पूर्वी घाट पर्वत को अत्यधिक काट छांट दिया है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत हमें निरंतर दिखाई देता है। पश्चिमी घाट पर्वत हमें इतना कटा छटा ना दिखते हुए निरंतर दिखाई देता है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण में एक स्थान पर आकर मिलते हैं और जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी पर्वतीय गांठ कहा जाता है। नीलगिरी पर्वतीय गांठ के दक्षिण में भी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है, जिसे क्रमशः अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार नीलगिरी गांठ के दक्षिण में भी दिखाई देता है, जिसे अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियां कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पर्वतीय गांठ है जो कि 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी इनका कल हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।